वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ काशी आईएएस। हमारे बीच आज भूपेंद्र जी मौजूद हैं और भूपेंद्र जी का 11 जेपीएससी में 56 रैंक आया है और डीएसपी के पद पर इनके चयन हुए हैं। भूपेंद्र जी आज आप लोगों के बीच मौजूद हैं और भूपेंद्र जी बताएंगे कि किस प्रकार उन्होंने अपनी सफलता प्राप्त की, सफलता के पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की, तब जाकर के आज यहाँ तक वो पहुंच पाए हैं। भूपेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भूपेंद्र जी के कहने से पहले आप लोगों को कुछ कह दूं कि भूपेंद्र जी से मेरी ही उम्मीद नहीं, पूरी एंटायर इंटरव्यू पैनलिस्ट की, ना केवल सेंट टू 10 जेपीएससी में बल्कि इस 11 जेपीएससी में भी ये उम्मीद थी कि भूपेंद्र जी टॉप 20 रैंक आएंगे। यद्यपि भूपेंद्र जी टॉप 20 रैंक नहीं आ पाए, 56 रैंक आया, ये सफल हुए, ये बहुत बड़ी हमारे लोग के लिए अचीवमेंट है। और मैं उम्मीद करता हूं कि भूपेंद्र जी को जब मैं पहली बार, जब इनकी मैंने मेंस की कॉपी एक बार देखी थी, जब इनके मित्र अरविंद प्रसाद के साथ ये आते थे जिनका कि 7 जेपीएससी में सिलेक्शन हुआ, इनकी कॉपी को जब मैंने देखा था उस टाइम फर्स्ट टाइम ही मुझे ऐसा लगा था कि ये कैंडिडेट स्टेट पीसीएस के लिए नहीं बल्कि यूपीएससी के लिए बने हैं। और शायद मेरी जो ये कम्प्लीमेंट थी, इस कम्प्लीमेंट को उस वक्त 7 to 10 जेपीएससी के तमाम एंटायर पैनलिस्ट ने भी मुझे ये कहा था कि नीरज सर आपके ये कैंडिडेट जो है वो स्टेट पीसीएस के लिए नहीं बल्कि यूपीएससी के लिए डिजर्व करते हैं। यद्यपि भूपेंद्र जी का उस टाइम 7 to 10 जेपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो पाया, किंतु इस बार भूपेंद्र जी ने अपने परचम लहरा दिए और आज आप लोगों के बीच है। भूपेंद्र जी खुद ही बताएंगे कि इनकी सफलता कैसे हुई, कैसे इस चीज को प्राप्त कर पाए। भूपेंद्र जी। हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। मैं पहले तो बोकारो जिला में रहता था, अभी 4 साल से मैं जमशेदपुर में रह रहा हूँ। मेरी जर्नी तो यूपीएससी से ही हुई थी। मैंने यूपीएससी के 2 बार मेंस अटेम्प्ट लिए हैं। लास्ट टाइम मैंने जेपीएससी भी दिया था, 2 मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। इस साल मैंने फिर से अटेम्प्ट लिया और अच्छी से मेहनत की और इस बार मेरा 56 रैंक है और मुझे झारखंड पुलिस सर्विस मिली है। इस जर्नी के दौरान बहुत अप्स एंड डाउन आए हैं और ये सभी के साथ में होता है। मैं एक मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि कोई मैं अनोखा नहीं हूँ जिसके साथ में स्ट्रगल नहीं जुड़ा है। स्टूडेंट का दूसरा ही नाम है स्ट्रगल। तो स्ट्रगल सबके साथ में जुड़ा है। हाँ, डिग्री किसी की सबकी अलग अलग होती है, किसी की बहुत ज्यादा डिग्री की होती है, किसी की बहुत कम डिग्री की होती है। लेकिन मेरा आप लोगों को यही संदेश होगा कि स्ट्रगल के साथ साथ में आप लोग तैयारी करते रहें। और चूंकि सर मैं कासवी आईएएस से पिछले साल से ही जुड़ा हुआ हूँ, पिछले जेपीएससी से ही। पिछले बार भी मैंने यहाँ पे मेंस सीरीज प्रोग्राम ज्वाइन किया था, इंटरव्यू प्रोग्राम भी यहीं से दिया था। इस साल भी मैंने मेंस सीरीज प्रोग्राम यहाँ पे ज्वाइन किया था और मैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। तो इस जर्नी में मेरा खासकर कासवी आईएएस और उससे भी ऊपर अगर मैं बोलूँ तो नीरज सर का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये बहुत काबिले तारीफ है। हर एक आंसर राइटिंग में उन्होंने मुझे समय समय पर गाइड किया है। तो इसके लिए मैं जेपीएससी, अगर कोई एक हिस्सा होगा अगर मेरी जेपीएससी के जर्नी में, तो उसमें नीरज सर हमेशा एक हिस्सा, एक चैप्टर हमेशा रहेंगे सर। ये भूपेंद्र जी का बड़प्पन है, इनकी मेहनत बहुत अच्छी है। मैं रियली में कह रहा हूँ कि जब मैं इनकी कॉपी, मतलब मेरी 15 ईयर्स की टीचिंग एक्सपीरियंस हो गई सिविल सर्विसेज की। मुझे लगता है इस 15 साल के दरमियान में जब दिल्ली में पढ़ाता था या अहमदाबाद में पढ़ाया, गुजरात में पढ़ाया, रांची के कई सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, ना जाने इस 15 सालों में मैंने कितनी कॉपियां देखी होगी मेंस की। कई सारी कॉपियां मैंने मेंस की अब तक इवेल्यूट की होंगे या देखे होंगे अब तक, इतनी साल इसमें पढ़ा रहा हूँ। एक लुक में ही अगर मैं किसी कैंडिडेट की कॉपी देख लूँ ना, तो फर्स्ट लुक में देख मैं बता सकता हूँ उसके अंदर क्या पोटेंशियल और कितनी इंप्रूव करने की उसकी आवश्यकता है। मैंने फर्स्ट टाइम जब इनको देखा था, भूपेंद्र जी फर्स्ट टाइम मेरे पास आए नहीं थे, इनके एक मित्र थे अरविंद प्रसाद अग्रवाल, जो 7 to 10 जो पीसी में सिलेक्शन हुआ था, वो आते थे टेस्ट देने के लिए और उन्होंने ही भूपेंद्र जी को लेके आया था। जब वो भूपेंद्र जी टेस्ट दिए थे उस टाइम ही जब मैंने इनकी पहली बार एक बार कॉपी देखी ना, तभी मुझे ऐसा एहसास हो गया कि ये डिजर्व करते हैं किसी हाइयर चीज के लिए। यद्यपि मान लीजिए, और ये चीज मैंने एक्सेस किया था, मेरी जो अपनी असेसमेंट थी, जो मूल्यांकन थी, वो मैंने किया था। और बाद में जब वो 7 to 10 जेपीएससी में यहाँ पे टेस्ट भी दिए और इंटरव्यू भी दिए, उस वक्त भी सारे पैनलिस्ट ने मुझे कहा कि जितने भी कैंडिडेट्स आते थे इंटरव्यू के लिए, इन्होंने कहा था कि सर आपके ये जो कैंडिडेट है ना, वो रियली में यूपीएससी के लिए डिजर्व करते हैं। मैं हमेशा भूपेंद्र जी से ये पूछता था कि भूपेंद्र जी आप यूपीएससी नहीं देते क्या, या यूपीएससी की कोशिश नहीं करते क्या?
क्योंकि आप जो रियली में आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छा है। सिर्फ मैं ही नहीं, आपके पैनलिस्ट भी आपके रिप्लाई से काफी खुश रहते हैं। और ये इस बार भी देखने को मिला 11 जेपीएससी में, जब उन्होंने करीब 3 से 4 मॉक भी यहाँ पर दिए इन्होंने। और हर एक की मेरे पास सारे के सारे टॉकिंग जितने भी जो है वो सारे के सारे वीडियोस मौजूद हैं। उस टाइम भी पैनलिस्ट ने मुझे कहा बाद में, और हर लोग यही पूछते थे जब रिजल्ट आया, तो हर लोग यही पूछते थे कि भूपेंद्र जी का सिलेक्शन हुआ क्या। मैंने कहा हाँ सिलेक्शन हुआ। ये भूपेंद्र जी की अपनी मेहनत है, भूपेंद्र जी की बड़प्पन है कि भूपेंद्र जी मुझे ऐसा कह रहे हैं, पर ये इनकी अपनी मेहनत है। मैं यही चाहूंगा भूपेंद्र जी से आप लोग कुछ पूछना भी चाहें कि कैसे आखिर ये लिखते थे, जब मुझे ये इन्फ्लुएंस किए इतना अच्छा आंसर राइटिंग लेकर के, कि आप लोग ये बताएंगे कि कहाँ पे आप लोग को लैक करते हैं या कहाँ पे आप लोग को बेटर करना चाहिए। वो भूपेंद्र जी खुद समझाएंगे, ज्यादा बेटर अच्छा होगा आप लोग के लिए। कैसे करते थे भूपेंद्र जी मेहनत, कैसे आखिर ये सारी चीजें रही। एक तो मैं सबसे पहले आपका एक मिथ क्या बोलते दूर कर देता हूँ। जरूरी नहीं है कि आपको फ्लो चार्ट डायग्राम बनाना ही है, वो क्वेश्चन के डिमांड पे होता है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि मेरा कंटेंट एक अप टू डेट होना चाहिए, क्योंकि आपके पास में अगर कंटेंट ही नहीं होगा तो आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। और दूसरा मुझे जो लगता है, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रक्चर। क्योंकि क्या बोलते हैं, आप एक स्ट्रक्चर में अगर आंसर्स लिखते हैं तो वो एक फ्लो की तरफ बहता है। अब वो फ्लो के अगर तरह रहता है, चूंकि सर ने भी बताया कि मेरी कॉपी देखी, तो मैं कोशिश करता था कि स्ट्रक्चर पे मेरा मतलब जो ध्यान रहे, मतलब मेरा जो आंसर है स्ट्रक्चर पे रहे। तो ये दो चीज पे मैं, कंटेंट और स्ट्रक्चर पे मैं बहुत ज्यादा ध्यान देता था। तो स्ट्रक्चरिंग क्या बोलते किसी भी आंसर्स की बहुत अच्छी से होनी चाहिए। फॉर्मेट। पहले हाँ, जैसे क्या बोलते क्वेश्चंस की डिमांड क्या हो रही है उसके हिसाब से स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये नहीं कि क्या बोलते क्वेश्चंस की डिमांड कुछ और है और आप लिख के कुछ और आ रहे हैं। तो डिमांड जो क्वेश्चंस की है ना, वो स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। और दूसरा मैं एक और बताऊंगा कि आप लोग को मेरा एक सलाह रहेगा, चूंकि सर तो बड़े हैं, लेकिन मैं क्या बोलते एक सलाह देना, आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए पॉइंट वाइज लिखने। पॉइंट वाइज जितना ज्यादा आप छोटा पॉइंट उसको लिख सकते हैं, जितना ज्यादा छोटा। जैसे कि आप कोई पैराग्राफ में आंसर लिख रहे हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि आप कैक के बारे में, जैसे इस साल का क्वेश्चन आया था, क्रिटिकली एनालाइज करने आया था कैक के बारे में, क्रिटिकली एनालाइज। तो जहां पे ठीक है सर, कोई इशू, जहां पे देखिए आप क्रिटिकली एनालाइज का बात आ गया, बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने इंटरेक्ट किया था, उन्होंने बेसिक्स खाली कैट का क्या पावर एंड फंक्शन वो लिख के आ गया था और उसका इंपॉर्टेंस लिख के आ गया। लेकिन क्रिटिकली एनालाइज में जब तक आप उसके इश्यूज एरिया नहीं लिखेंगे, वो आपका वो जो क्वेश्चन है वो आपका क्या बोलते वो अधूरा है। तो वो और बॉडी का क्वेश्चंस का जो आंसर्स का जो मेन बॉडी होना चाहिए वो आपका वही होना चाहिए, इशू एरिया। तो ये आपको क्वेश्चंस की क्या डिमांड है ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि अगर कैक के बारे में क्रिटिकली एनालाइज करने पूछा था, तो सबसे पहले आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना था कि कैग है क्या, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में क्या प्रावधान है उसके साथ से इंट्रोड्यूस आप कर सकते थे। फिर उसके बाद आप उसका पावर एंड फंक्शन लिख सकते थे, और फिर उसके बाद उसका मेन बॉडी पार्ट आता। चूंकि क्रिटिकली एनालाइज करने पूछा था, तो आप उसमें ये लिख सकते थे कि उसका इश्यूज एरिया क्या क्या है। और एक बात आप दिमाग में ये चीज जान लीजिए, जब भी इश्यूज एरिया आप लिख रहे हैं तो उसके साथ साथ में आपको सजेस्टिव मेजर्स एकदम लिखना ही लिखना है, क्योंकि क्या किया जाए जो फर्दर उस बॉडी में सुधार आ सके। तो जैसे कि कैट के बारे में विनोद राय सर के एक कमेटी बैठी थी, उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे। तो मैंने उस क्वेश्चंस में विनोद राय कमेटी के रिकमेंडेशन लिखे थे 5-6। उसके अलावा मैंने अपने तरफ से भी 4-5 रिकमेंडेशन लिखे थे, और उसको फिर पॉजिटिव नोट में, चूंकि क्रिटिकली एनालाइज किया है करने को कहा गया है, तो निगेटिव आंसर हो सकता है। तो आपको कंक्लूड उसको पॉजिटिवली करना है कि उसका अचीवमेंट्स पास्ट में क्या हुआ है कैट का। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर हुआ। तो ये स्ट्रक्चर पे आप अगर कोई भी आंसर लिख रहे हैं तो आपको अच्छा खासा मार्क्स फेच होगा। ये है मेरा मानना ये। और कुछ। इंग्लिश मीडियम।
नहीं, वो जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन के डिमांड पे आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती घुसा देना, वो क्वेश्चंस के डिमांड पे। जैसे यहाँ पे एक मिथ है कि नहीं भी है तो जबरदस्ती करना, आपके क्वेश्चंस पे डिमांड पे होना चाहिए। हाँ, आपका क्वेश्चन का डिमांड है वैसा तो आप बनाइए, एकदम आप बनाना जरूरी भी है। जैसे कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें मैप बनाना आपको एकदम मैंडेटरी है। हाँ, बिना मैप के आपको नंबर मिलेगा ही नहीं मिलेगा। इकोनॉमिक्स का कुछ कुछ क्वेश्चन है उसमें आपको बनाना ही है बनाना, लेकिन आप क्या बोलते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी जबरदस्ती आप बना दे रहे हैं तो वो एक थोड़ा निगेटिव भी। तो इसी कारण मेरा मानना है क्या बोलते हैं आप स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करें, और फॉर्मेट जो होता हाँ है, फॉर्मेट, हाँ उस पे ज्यादा फोकस करिए, और जहां पे डिमांड है क्वेश्चंस की वहां पे एकदम बनाइए फ्लो चार्ट को, चाहे डायग्राम। ठीक है, क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर तो आप लोग सभी जानते हैं कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन होता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन के डिमांड पे किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, वो उस तरह से आप मोल्ड कर सकते हैं। बेसिक तो वही होगा जो मैं लिखूंगा, वही है जो मैं बता रहा हूँ। इंट्रोडक्शन, बॉडी होना चाहिए, और कंक्लूजन एक अच्छा होना चाहिए। और कंक्लूजन में आप कोशिश करिए कि देखिए एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अगर इंट्रोडक्शन आप लिख रहे हैं ना, तो कोशिश करिए कि जो भी अगर पॉलिटी के बारे में लिख रहे हैं तो उसको कोरोबरेट करिए कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलते हैं कुछ प्रोविजन है उससे, या कोई अच्छा डिफिनेशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का डिफिनेशन है। जैसे कि इंक्लूसिव ग्रोथ है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ में आप कोई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का डिफिनेशन दे सकते हैं, यूएनडीपी का दे सकते हैं, ओईसीडी का डेफिनेशन था, फूड सिक्योरिटी के बारे में पूछा था तो आप वहां पे यूनाइटेड नेशन का डेफिनेशन दे सकते हैं। तो ऐसा क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऐसा देके, ऐसा देने का कोशिश करिए कि वो थोड़ा अट्रैक्टिव रहे, तो वो आपका एक टोन सेट करेगा। तो बोला जाता है ना फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है, तो इंट्रोडक्शन पे आप मतलब अच्छा खासा ध्यान दीजिए। अब नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करिए, क्योंकि वो आपका क्वेश्चंस का क्या बोलते हैं आंसर्स का टोन आपका डिसाइड करेगा। भले आप कंक्लूजन थोड़ा बिलो पार भी लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन कोशिश करिए अच्छा लिखने का, वो आपका मतलब क्वेश्चंस का एक टोन डिसाइड कर देगा। फिर उसके बाद अगर इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो मेन क्या बोलते हैं उसके बाद आता है बॉडी। देखिए बॉडी में क्या बोलते हैं अब क्वेश्चंस के डिमांड पे कहीं पे पूछता है क्रिटिकली एनालाइज, जैसे ये फूड सिक्योरिटी वाले में इस बार पूछा था गवर्नमेंट के पॉलिसीज को क्रिटिकली एनालाइज करना था। तो उस केस में क्या होगा, पहले तो आपको ये जानना होगा कि गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स चला रही है उसके लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए। अब उसको क्रिटिकली एनालाइज करना था, तो उसमें आपको देखना था कि क्या क्या इश्यूज हो रहा है, जैसे लीकेजेस होता है, होस्ट बेनिफिशियरीज है, तो ये सब कीवर्ड आपको पता होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक आंसर राइटिंग का, आपको कीवर्ड जो होता है जैसे घोस्ट बेनिफिशियरीज है, ये आपको पता होना, ये आप क्या बोलते हैं वहां पे लिख रहे हैं और उसको अंडरलाइन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके आंसर्स को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। तो कीवर्ड पे भी ध्यान दीजिए, लीकेजेस है, ये सब आपको लिखना होगा वहां पे। ये हो गया। फिर उसके बाद क्या बोलते देखिए, और ये जो बॉडी होती है ना, ये हर एक क्या बोलते क्वेश्चंस की अलग टाइप से होगी, हर एक क्वेश्चन के हिसाब से होगी। कहीं पे क्रिटिकली एनालाइज करने बोला जाएगा, कहीं कभी कभी ऐसा होता है डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करना बोलेगा, कहीं कहीं हो सकता है कि आपको बोले कि इसका इंपॉर्टेंस के बारे में बताइए। जैसे इस बार क्या बोलते इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस में आया था ओरिजिन के बारे में, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर मैं जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शनल का क्वेश्चन है। तो इसमें अधिकतर बच्चे क्या करके आए हैं, उसका फीचर्स लिख के आ गए। अगर फीचर्स लिख के आ गया तो आपको बहुत कम नंबर मिलने वाला। तो उसमें बॉडी में क्या होना चाहिए था, एक तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इंट्रोडक्शन होना चाहिए था, क्या है, कब की है, उसका डेट, उसके क्या बोलते एक्सपेंशन, ये सब, और एक मैप बना के आप एक्सपेंशन दिखा दे रहे हैं उसका, ये हो गया। अब आते हैं उसके बॉडी पे, तो बॉडी में क्या बोलते चूंकि क्या बोलते ओरिजिन के बारे में पूछा था, तो दो इसमें है,
एक क्या बोलते हैं, इसके में पहले होना चाहिए कि क्या क्या थ्योरी है, क्या क्या थ्योरी। इसमें भी थ्योरी दो है, एक क्या बोलते एक क्या बोलते फॉरेन क्या बोलते थ्योरी है, एक इंडिजिनस। तो ये पता होना चाहिए, और इसके साथ साथ में फैक्टर्स पूछे थे। तो अब चूंकि क्या बोलते सभी को पता है कि ये जो थ्योरी है इसे डिस्कार्ड कर दिया गया है, लेकिन लिखना आपको है, ये थ्योरी डिस्कार्ड कर दिया गया है, क्योंकि जैसे क्या बोलते हैं हम लोग के पास में साक्ष्य मिले हैं उसके हिसाब से डिस्कार्ड कर दिया गया है। तो ये क्या बोलते हैं, फिर इस पे आपका फोकस एरिया पूरा इस पे होना चाहिए, और इसी के साथ में क्या क्या फैक्टर्स मतलब उसके ओरिजिन में क्या बोलते हेल्प किए हैं वो फैक्टर्स लिखना, और फिर उसके साथ में आपको कंक्लूड क्या बोलते फिर आता कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप उसको करंट से जोड़ सकते हैं कि किस तरह अभी के क्या बोलते माहौल में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो छाप है वो दिख रहा है। बहुत सारे में देख सकते थे, क्योंकि क्या बोलते वहां पे फालूस कल्ट क्या बोलते लिंग का पूजा किया जाता था, वो अभी भी कर रहा है। तो कुछ चीज ऐसा आप क्या बोलते उससे कर सकते थे। तो ये होना चाहिए आंसर का स्ट्रक्चर, और ये हर एक क्वेश्चन का अलग है। जैसे कि एक मॉडर्न में क्वेश्चन पूछा, मेडिवल में अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म के बारे में पूछा गया। तो उसमें पहले तो आपको पता होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसके बाद आपको उसका जो मार्केट रिफॉर्म है उसका क्या बोलते फीचर्स लिखना था, क्या क्या फीचर्स है उसके मार्केट रिफॉर्म। तीसरा उसका पार्ट होना चाहिए था कि उसके पीछे लाने का पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था। जैसे हर एक क्या बोलते अमीर खुसरो का अलग क्या बोलते इंटरप्रिटेशन है, फिर एक उनके क्या बोलते बरानी जो उनके कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन थे उनका अलग इंटरप्रिटेशन है, एक क्या बोलते प्राइस क्या बोलते वो कंट्रोल का एक अलग इंटरप्रिटेशन। तो वो सभी आपको वहां पे लिखना था। फिर उसके बाद में उसमें क्रिटिकली, चूंकि क्रिटिकली एनालाइज करने पूछा था, तो उसका पॉजिटिव और निगेटिव इंपैक्ट आपको दोनों लिखना था। नहीं, आपको ऐसे लिख देना है क्या बोलते इम्पैक्ट ऑफ क्या बोलते मार्केट रिफॉर्म ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो आपको वहां पे पॉजिटिव लिखना है, और पॉजिटिव में क्या बोलते 6-7 पॉइंट लिखना है जितना भी आपको आ रहा है। फिर उसके बाद निगेटिव में आना, निगेटिव में जितना पॉइंट्स आ रहे हैं वो लिखना, फिर उसके बाद आपको कंक्लूड करना। ये है। लेकिन क्रिटिकली एनालाइज अगर आ रहा है तो आपको वहां पे ज्यादा निगेटिव पे फोकस करना है, क्योंकि क्या बोलते इसीलिए ही आपको क्रिटिकली एनालाइज करने वो पूछ रहे। हाँ हाँ, तो वहां पे आपको हाँ हाँ हो ना, हाँ हाँ, नहीं, क्रिटिकली एनालाइज कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आपका एंडिंग हमेशा पॉजिटिव नोट के साथ में होना चाहिए। हमेशा हमेशा पॉजिटिव नोट, किसी के बारे में भी पूछ रहा है, इवन गवर्नर के बारे में अगर पूछ रहा है, उसके उनके पोस्ट के बारे में, अगर कोई इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछ रहा है, किसी भी बारे में पूछ रहा है, तो आपका वो जो एंडिंग जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव नोट के बारे में होना, पॉजिटिव नोट से होना चाहिए। ये चीज आपको बस ध्यान रखना है। नहीं, पॉजिटिव और निगेटिव क्या बोलते जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ये हर एक क्वेश्चन का अलग डिमांड है। इसी कारण सबसे पहला काम आप लोग तो कंटेंट पे ध्यान दीजिए। कंटेंट आपका वो आपके पास में कंटेंट रहेगा तभी आप आंसर लिख पाइए, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। देखिए 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 जनरली होता क्या है ना, कंटेंट का यहाँ पे मार्केट में अंबार लगा हुआ है। जनरली सब क्या करते हैं, एक कंटेंट यहाँ से पढ़े, दूसरा कंटेंट वहां से पढ़े, तीसरा कंटेंट वहां से पढ़े। तो आपको ये नहीं करना है, आपको एक कंटेंट को 10 बार पढ़ना है, ना कि 10 कंटेंट पढ़ना है। ये ध्यान रखिए, समझे? एक कंटेंट को 10 बार पढ़ना, ना कि 10 कंटेंट पढ़ना। ये बस, ये आप जिस दिन ये समझ गए, अपना जितना कंटेंट अपना लिमिटेड रखिए, लेकिन उसको बार बार रिवाइज करिए। जितना लिमिटेड कंटेंट रखिएगा उतना ज्यादा फायदे में रहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो ये गेम है सिविल सर्विसेज का, ये रिवीजन का गेम, और अधिकतर स्टूडेंट्स लैक करते हैं रिवीजन। तो जितना ज्यादा आप रिवीजन पे टाइम दीजिएगा उतना ज्यादा आप
फायदे में रहिएगा। तो एक कंटेंट को 10 बार पढ़िए, ना कि 10 कंटेंट। ये आपका फोकस एरिया होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो एक तो वो बहुत गलत चीज है, वो फिर आप खिचड़ी पका रहे हैं, हौच-पौच कर रहे हैं। आपको फोकस ये करना है, एक ही कंटेंट को 10 बार पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा दूसरे बार पढ़िए, तीसरे बार पढ़िए। जनरली 7 to 8 पेज हाँ आइडियल लिमिट है। यहाँ पे वर्ड लिमिट का तो वैसा कोई मतलब चक्कर है नहीं यहाँ पे जेपीएससी में, लेकिन कोशिश करिए कि 7 से 8 पेज लिखने का कोशिश करिए, मतलब 7 से 8। साइंस वाले में जैसे देखिए वो दिया हुआ है हाँ, ना, तो 32 हाँ, मार्क्स 500 to 600 600। कहा जाता है कि 1 मार्क्स इक्वल टू 20 वर्ड्स। तो 1 मार्क्स इक्वल टू 20 वर्ड्स आप यूपीएससी में भी देखते हैं। तो एक मार्क्स अगर 20 वर्ड्स का है तो 40 मार्क्स हैं, तो आप अंदाज लगा सकते हैं 40 मल्टीप्लाई बाय 20 यानी 800 वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली 70 to 800 वर्ड्स में जो इन्होंने कहा 700 से 800 वर्ड हाँ, आप लिख सकते हैं। यही तो, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। आप जब तक प्रैक्टिस, आप सोचिएगा कि क्या बोलते हैं हम डायरेक्ट जाके मेंस लिखे, तो आप कहानी ही लिख के आइएगा। हमको भी अगर देखिए मेरा इतना दिन से छूटा हुआ, हमको भी अब अगर आप क्या बोलते कोई आंसर लिखने बोलिएगा, अभी हम भी कहानी ही लिखेंगे। ये प्रैक्टिस से ही आता है, कोई सीख के नहीं आता है। आप पहला आंसर हमेशा खराब लिखिएगा, बस उससे नहीं हार मानना है कि हम पहला आंसर खराब लिख दिए, वो ग्रेजुअली ही आएगा। टेस्ट इसलिए दिया जाता है, हाँ, रीजन वही होता है। बस रीजन यही है। आपको देखिए, अगर क्या बोलते अगर इस चीज में आंसर कम, आपको मार्क्स कम आ रहे हैं, तो सर से पूछिए क्यों कम मार्क्स कम आ रहे हैं, इसमें क्या सुधार सकते हैं। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो देखिए, टेस्ट देना सिर्फ आके बैठ के क्या बोलते चले जाना और मार्क्स देखना ये नहीं है। टेस्ट का क्या बोलते दूसरा पार्ट ये भी है कि आपको इवेल्युएट भी करना है, और उस पर ज्यादा समय दीजिए, इवेल्युएशन पे ज्यादा समय दीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। और कुछ पूछने हैं? मेरा खोटा था पिछले साल, मेरा इंग्लिश लिटरेचर था, क्योंकि मेरे इंग्लिश लिटरेचर में बहुत कम नंबर आए थे, तो इस साल मेरा खोटा था। और मैं बोकारो में, मेरा जन्म और पालन पोषण वहीं पे हुआ है, तो मैं उस लैंग्वेज से हैबिचुएटेड भी था, मतलब शुरू से सुनते आया हूँ, तो इसी कारण मैंने फिर खोटा ले लिया। और कुछ पूछने हैं आप लोग को? उम्मीद करते हैं कि भूपेंद्र जी एक अच्छे पुलिस अधिकारी भी साबित होंगे डीएसपी बनने के बाद, और ऑब्वियसली जब ज्वाइनिंग के बाद तो काफ़ी बिजी हो जाएंगे, लेकिन जब कभी भी अगर आप लोग याद करेंगे तो आपको मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। क्या भूपेंद्र जी? जी 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 सर, जब आप क्या बोलते, जब हाजिर होंगे, क्या बोलते जब यहाँ आएंगे सर, आपसे मिलने जरूर रहेंगे सर। ठीक है भूपेंद्र जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप 56 रैंक लाए और इस पद पर चयनित हुए, आपने बच्चों को इतना मार्गदर्शन दिया, इसके लिए बहुत थैंक यू सर, आपको भी सर थैंक यू। इस जर्नी में आपका भी सर बहुत ज्यादा योगदान है सर।